आज हम लेके आए हैं गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन कुछ हम अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी सामान लेके आते हैं, कोई भी थिंग लेके आते हैं, तो जब उनका यूसेज खत्म हो जाता है, जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, जब हम उसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, गार्बेज बन जाता है। और हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है उस गार्बेज को क्या करना, डिस्पोज करना। सिमिलरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमने प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते रहते हैं, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी मेमोरी पूरी फुलफिल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, या तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, या फिर बहुत सारे हैंग प्रॉब्लम्स या बहुत सारे इश्यूज आएंगी, ठीक है। तो वो एक बेस्ट प्रोग्रामिंग में नहीं आएगा, है ना। तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है उस चीज़ को हम क्या करें, डिस्पोज या डिस्ट्रॉय कर लें। ऐसा C++ में तो देखने को मिलता है कि वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड से तो बनाते ही हैं, और यहाँ पे प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि उस ऑब्जेक्ट का अगर यूसेज खत्म हो जाए तो उसको डिलीट करें। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्रामर के ऊपर है और प्रोग्रामर एक ह्यूमन है, तो हो सकता है भूल भी जाए, है ना, हो सकता है भूल भी जाए उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। तो C++ में मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन जावा में ये काम जो है बहुत अलग होता है। तो अलग कैसे है और लैंग्वेजेस से? जावा में ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर के पास है, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रॉय, क्योंकि उनको पता है कि डिस्ट्रॉय करना प्रोग्रामर, क्योंकि एक ह्यूमन है तो भूल भी सकता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए JVM एक ऑटोमेटिक एक असिस्टेंट जो है रनिंग कर रहा होता है बैकग्राउंड में, जिसे बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। तो JVM जो है गार्बेज कलेक्टर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट काम नहीं करता उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है गार्बेज कलेक्शन का, किसमें, जावा में। तो आइए देखते हैं। तो ये देखो, आप एक सीन देख रहे हो, ये तो इसमें गार्बेज कलेक्शन का काम जो है JVM इस तरह से करता है। तो कहता है कि आप ऑब्जेक्ट्स बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आप टेंशन मत लो, डिस्ट्रॉय हम कर देंगे, ठीक है। तो JVM कहता है टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेमन थ्रेड्स। तो ये क्या होता है, तो जो भी थ्रेड आपका बैकग्राउंड में चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं डेमन थ्रेड्स। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें है गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो एलिजिबल है किसी चीज़ के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में ही उसको क्या करेगा, फिनिश कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेमन थ्रेड की तरह वर्क करता है। और डेमन थ्रेड एक टेक्निकल वर्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशन थी। तो आगे देखते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कब जो है वो गार्बेज के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरीके हैं, जावा में 4 ही तरीके हैं एलिजिबल होने के। सबसे पहले क्या है कि नलिफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। दूसरा क्या है, रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग इनसाइड अ मेथड। और लास्ट है आइलैंड्स ऑफ आइसोलेशन। तो एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके साथ नलिफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल। तो देखो, बड़ा आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो हमने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, एक S1 से, एक S2 से। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या है, दोनों के पास एक रेफरेंसेस है ना, एक ऑब्जेक्ट के पास एक रेफरेंस है। तो यहाँ पे तो गार्बेज कलेक्शन के लिए ये एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन यहीं पे क्या किया मैंने, S1 को नल कर दिया, S2 को नल कर दिया। तो जो इनके पास एक रेफरेंस था वो मैंने क्या किया, मैंने इनसे ले लिया। अब इनके पास कोई रेफरेंस नहीं है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन आएगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि थोड़ी सी मेमोरी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो ये होता है यहाँ पे नलिफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, एक मेथड जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एलिजिबल हो जाता है गार्बेज कलेक्शन के लिए। सेकेंड मेथड देखते हैं हम, रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल। तो ये भी आसान है बहुत। इसमें क्या है, हमने वही 2 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने असाइन किया था, तो यहाँ पे तो कोई भी गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, S1 के साथ हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और S2 में S1 क्या कर दिया, स्टोर करा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये था, और ये वाला ऑब्जेक्ट जो था ये था। लेकिन क्या किया हमने, S1 से हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इनकी तो अब वैल्यू नहीं होगी, यानी कि इनको कोई रेफर नहीं कर रहा है, तो ये अब गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। सिमिलरली ये वाला ऑब्जेक्ट भी अब किसी को रेफर नहीं कर रहा है, तो ये भी गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। अब एक नया ऑब्जेक्ट ये वाला है जो इसको रेफर कर रहा है और इसको भी रेफर कर रहा है, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट अभी एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनको रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं यही आपके गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है।
थर्ड पॉइंट, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है, हमने क्या किया, अब जो हमने ये स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ये जो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ये हमने एक मेथड के अंदर क्रिएट कर दिया और मेथड का नाम ले दिया M1, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, और जैसे ही मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये रेफरेंसेस जो है इनके खत्म हो जाएंगे। जहाँ ये रेफरेंसेस खत्म हुए तो इन ऑब्जेक्ट के पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर भी गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि थोड़ी सी मेमोरी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, ठीक है। तो देखो, द ऑब्जेक्ट विच इज़ क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड, जो भी ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर क्रिएट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एलिजिबल हो जाता है गार्बेज कलेक्शन के लिए, जैसे ही वो मेथड क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि M1 मेथड जो है कंप्लीट हो जाता है और इनका जो रेफरेंसेस है वो खत्म हो जाएंगे, और ये ऑब्जेक्ट जो है गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो पहला एक्सेप्शन देखते हैं फटाफट से। हमने एक क्लास टेस्ट बनाया और हमने मेन मेथड लिख दिया, और इस मेन मेथड में हमने क्या लिखा, स्टूडेंट S इक्वल्स टू, और एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड को कॉल कर रहे हैं हम एक्सेप्शन इसका ही, टेस्ट का ही। तो देखो, हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया इसका जिसका एक्सेस है पब्लिक, और हमने इसका नाम दिया स्टूडेंट M1 और मेथड बनाया। इसमें हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, S1 इसको रेफर कर रहा है, S2 इसको रेफर कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, इसको ख़त्म करने के बाद स्टूडेंट को हमने क्या किया, एक रिटर्न टाइप है ये, तो इसमें हमने रिटर्न कर दिया S1, तो हमने S1 को रिटर्न कर दिया, और S1 जो है S में स्टोर हो जाएगा, यानी कि S जो है अब इसको कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेथड खत्म हुआ तो ये वाला जो है रेफरेंस खत्म हो गया, और S1 जो कि रिटर्न हुआ तो S1 भी यहाँ पे छोड़ के S में आगे सेव हो गया, यानी कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट जो है आपका गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि एक ही से रेफरेंस हटा। यहाँ तो रेफरेंस इसको मिल गया S में, है ना, ये S1 जो है ये वाला जो है इसमें स्टोर हो गया। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि हमने मेथड में बनाया, लेकिन एक रिटर्न टाइप की वजह से वो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें सेव हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट बच जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आपका गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, बड़ा सिंपल है कि हमने इस बार क्या हुआ, इसको कोई कंटेनर प्रोवाइड नहीं किया, यानी कि हमने इसे कोई वेरिएबल प्रोवाइड नहीं किया, और वेरिएबल का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, M1 कॉल होगा, M1 कॉल हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स बने, S1 से एक ऑब्जेक्ट बना, S2 से एक ऑब्जेक्ट बना, और इसने रिटर्न किया S1, लेकिन ये S1 कहीं स्टोर तो हो नहीं रहा है, यानी कि ये भी जो है यहाँ पे कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, और ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट किसके लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। गार्बेज कलेक्टर आएगा, इनको डिस्ट्रॉय कर देगा और मेमोरी रिलीज कर देगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इवन दो M1, यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बावजूद कि M1 जो है S1 को रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसको स्टोर कोई नहीं कर रहा है, कोई वेरिएबल। सो तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेस्ट क्लास बनाई और हमने क्या किया, स्टूडेंट S1 को स्टैटिक बना दिया। अब स्टैटिक क्या होता है, जब भी क्लास लोड होती है, जब भी क्लास लोड होती है सबसे पहले स्टैटिक को मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। तो इसको मेमोरी मिल गई होगी, फिर क्या हुआ, मेन मेथड का, और मेन मेथड हमने M1 को चला दिया, यानी कि M1 को एग्जीक्यूट करने का हमने ऑर्डर दे दिया M1 मेन मेथड में। हमने कहा है मेन मेथड, और मेन मेथड भी आपका स्टैटिक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, S1 को हमने न्यू ऑब्जेक्ट दे दिया, क्योंकि हमारा S1 एक वेरिएबल है, इसको मेमोरी मिल गई होगी, और इसमें एक न्यू स्टूडेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। फिर हमने बनाया S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो S2 भी बना एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखा हमने क्या, रिटर्न टाइप क्या वाइड है, यानी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, हमने देखा रिटर्न भी नहीं कर रहा है कुछ। लेकिन S2 जैसे ये मेथड कंप्लीट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, S2 वाला तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट तो आपका किस चीज़ के लिए हो गया है, गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गया। लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक स्टूडेंट था S1, तो इसकी तो मेमोरी मिल गई, और इसकी मेमोरी में एक बार अगर स्टोर हो गया तो वो स्टोर हो गया, यानी कि ये वाला इसे छोड़ के ये जो S2 वाला था, ये आपका गार्बेज कलेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या हो गया है, एलिजिबल हो गया है। तो ये 4 एक्सेप्शंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट तरीका है। अब हम लास्ट तरीका देखते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट जो है एलिजिबल हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, उसे बोलते हैं आइलैंड ऑफ आइसोलेशन। तो देखो यहाँ हमने क्लास बनाई टेस्ट, और टेस्ट में हमने डाल दिया एक आई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है, टेस्ट ही है। हमने एक मेन मेथड लिखा, और मेन मेथड में हमने T1, T2, T3 से एक नए नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। तो मैंने कहा T1 से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा जिसमें एक आई नाम का वेरिएबल होगा, T2 में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा इसमें आई नाम का वेरिएबल होगा,
और T3 में भी हमने एक आई नाम के वेरिएबल को, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, उसमें आई नाम का वेरिएबल है जो कि टेस्ट नाम का ही है, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, टेस्ट ही है। अब T1 का जो आई है उसमें हम T2 को स्टोर करा रहे हैं, यानी कि T2 के इसको स्टोर करा रहे हैं हम। तो देखो आई में हमने इसका ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया, ठीक है। आई में हमने उसका ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया, कम मतलब ब्लैक ही ले लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। चलो ठीक है, आई में हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट सेव करा दिया। I2 के आई, अब क्या है, I2 के आई में हमने T3 का स्टोर करा दिया, तो इसमें इसके आई में हमने इसका स्टोर करा दिया, और T3 के जो आई है उसमें T1 का स्टोर करा दिया, यानी इसमें हमने इसका स्टोर करा दिया, इसका ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, T1 को नल कर दिया। अगर मैंने नल कर दिया तो यानी कि ये आप किसको रेफर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये ऑब्जेक्ट को अगर हमें यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, T3 के आई से आई को यूज़ कर सकते हैं, है ना। T3 के आई में गए और उस आई से हम इस आई पे गए और हमने इसको यूज़ किया, यानी कि यहाँ पे देखा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अभी एलिजिबल नहीं हुआ है किसी चीज़ के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए। फिर हमने क्या किया, T2 को नल कर दिया, तो T2 को भी नल कर दिया, लेकिन अभी भी हम इस आई को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे, T3 के आई से फिर उसके आई से इस आई को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी अभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या करा, T3 को नल कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए, हमारे गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गए। तो इसे बोलते हैं आइलैंड ऑफ आइसोलेशन। यहाँ पे सब के सब क्या है, एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, अलग अलग हो गए बिल्कुल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ आइसोलेशन। तो ये होते हैं हमारे 4 तरीके जो हमने देखे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन देखे, तो ये 4 तरीके होते हैं किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट को एलिजिबल होने के लिए गार्बेज कलेक्शंस के लिए, ठीक है। ठीक, तो हम देखते हैं कि यार नोट क्या है इसमें। तो 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डजंट हैव रेफरेंस वेरिएबल देन इट इज़ ऑलवेज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी को रेफर नहीं कर रहा है, किसी को भी रेफर नहीं कर रहा है, तो ये ऑलरेडी क्या है, गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है। दूसरा क्या है, इवन दो ऑब्जेक्ट हैविंग अ रेफरेंस, अभी क्या है कि एक के पास रेफरेंस तो है, रेफरेंस होने के बावजूद भी वो अभी भी एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए, अगर वो रेफरेंस किसी इंटरनली रेफरेंस के अंदर है। यानी कि अगर मैं इसको किसी मेथड के अंदर डाल दूँ, M1 के अंदर डाल दूँ, जिसका मैं रिटर्न टाइप वाइड दे दूँ, तो ये ऑब्जेक्ट अभी रेफरेंस तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये फिर एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है जो हमें एकदम ध्यान रखने हैं। लेकिन गार्बेज कलेक्शन जो है, गार्बेज कलेक्टर जब आता है तो ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, तो वो क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन आकर सबसे पहले वो कॉल करता है किसको, फाइनलाइजेशन को, ठीक है। तो वो फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है, तो जो कि मेथड जो है क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो इसका तो सिग्नेचर क्या है, वो प्रोटेक्टेड है, उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वाइड है, और वो एक थ्रोएबल एक्सेप्शन को क्या करता है, थ्रोज करता है। तो जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, फाइनलाइज मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा टू परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटीज़। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट से क्या है, कोई डेटाबेस की भी कनेक्ट है, ठीक है, या किसी कुछ और भी डेटास कनेक्ट है, या किसी डेटा कनेक्ट है, और इसका रेफरेंस जो था पहले वो हट चुका है, यानी कि ये अब गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या है, एलिजिबल है। अब गार्बेज कलेक्टर जब फाइनलाइज मेथड करेगा तो ये ऑब्जेक्ट बोलेगा कि पहले इनको डिस्ट्रॉय कर दो, ये कनेक्शंस को हटा दो, इन कनेक्शंस को हटा दो, जैसे एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप मुझको क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर जो है ख़त्म करने से पहले, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है, ताकि वो क्लीन अप एक्टिविटीज़ कर सके, ताकि वो ये सारी की सारी क्लीन अप एक्टिविटीज़ क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। एक बार अगर फाइनलाइज मेथड जो है कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। एक बार अगर फाइनलाइज मेथड कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या है, जीसी जो है उसको ख़त्म कर देगा। फाइनलाइज मेथड हमें ऑब्जेक्ट क्लास में मिलता है और ये इसका सिग्नेचर है, क्या है, प्रोटेक्टेड वाइड फाइनलाइज मेथड थ्रोज थ्रोएबल। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, क्लीनअप एक्टिविटीज़ को अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। तो इस मेथड को भी हम ओवरराइट करके अपनी एक्टिविटीज़ जो भी मेरे को फाइनलाइज करनी है, डिस्ट्रॉय करने से पहले जो भी मुझे क्लीनअप एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए जो भी मैं कोडिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इसको ओवरराइट करके, ठीक है।